हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल का सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन में। चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। 2.1 में दे रखा है प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। और 2.2 में दे रखा है प्रिंसिपल एंड टेक्निक साइंस मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं 2.1 से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला होगा पार्ट 1 और सेकंड होगा पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। 2.1 प्रबंध के सिद्धांत। अब प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या होते हैं और अवधारणाएं, महत्व। पहले प्रबंध तो हमें पता ही है। प्रबंध किसी भी चीज़ में से माइनस कर दिया जाए तो शून्य होता है मैनेजमेंट। तो अब पढ़ते हैं प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय एवं प्रबंध को व्यवहार के लिए विस्तृत एवं समान दिशा निर्देश होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत वो होते हैं जो कि प्रबंध को चलाने के लिए लागू किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इधर देखा जाए तो प्रबंध के सिद्धांत की एक और डेफिनेशन है। सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। तो आप समझ होंगे कि प्रबंध का सिद्धांत क्या है। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी 7 विशेषताएं दी गई हैं। पहली है सार्वभौमिक अनुकूलता। इसमें ये होता है कि जो सभी क्षेत्रों मतलब व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक में समान रूप से लागू होते हैं। और दूसरा आता है सामान्य मार्गदर्शन। इसमें होता है कि ये इसमें एक समानताएं बनी रखती है। ये अलग नहीं होता, चाहे वो बिजनेस कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण। इसका जो है कि इसमें ये होता है प्रबंध के सिद्धांत में पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम, जो भी मतलब कि लोग होते हैं उनके साथ जो भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और ये एक लोचशीलता होता है। ये मेनली बिहेवियरल होता है। ये एक तरह की इसके बिहेवियर देखा जाता है, बिहेवियर की किस तरह का ये कारण है, परिणाम संबंध, ये इसका क्या कारण है और क्या परिणाम लिखेगा वो होता है। और ये 7वां है अनिश्चित। इसका मतलब हुआ कि इस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार ही इन्हें लागू करना अथवा ना करने का निर्णय लिया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत हो गए। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या क्या होता है यहाँ पे है। इसके 6 महत्व दिए गए हैं। पहला है प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना, संसाधनों का अनुकूल उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन और वैज्ञानिक निर्णय लेना, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, प्रबंध शिक्षण एवं शोध। अब आते हैं प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से। प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं जो कि हेनरी फ्योल द्वारा गए हुए हैं। हेनरी फ्योल, इनका जन्म 1841 में हुआ था और इनकी डेट 1925 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें इसका जो 14 सिद्धांत है, पहला है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इसका ये कहना का मतलब है कि कार्यों को आपस में बांट लेना कि लोग किसको क्या करने। इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये हैं कि जैसे कि काम के किस्म में वृद्धि होगी, जो काम है वो जल्दी से निपटारा होगा और कर्मचारियों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। और इसका जो मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट है उसमें ये होगा कि जो कि घनात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा, कर्मचारियों की कार्य कुशलता में कमी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है लेकिन ये होगा नहीं। दूसरा आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। मतलब जो भी कोई वर्कर है
जैसे कि CEO है तो उसके हाथ में अथॉरिटी होती है। अगर जैसे कि ऑनर चला जाता है तो वो सारी अथॉरिटी CEO को देके चला जाता है। और अब तीसरा आता है अनुशासन। अनुशासन किसी भी व्यवसाय में अनुशासन का होना जरूरी है। आदेश की एकता। आदेश की एकता ये एकता होती है कि जैसे इसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति ने इसको भी आदेश दिया है, इसको भी आदेश दिया है, इसको भी दिया है। एक मैनेजर ने सबॉर्डिनेशन को आदेश दिया। अगर 2 मैनेजर होंगे तो एक ने आदेश इसको ये दिया, दूसरे ने भी इसको दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो भटक जाएगा कि उसे करना क्या है। तो इसलिए होता है आदेश की एकता। एक तरफ से ही राइट अप्रोच, सही दृष्टिकोण लेना चाहिए। मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसको ना एक ही आदेश लेना चाहिए, ना कि 2 लोगों से आदेश लेना चाहिए। 5वां है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता में ये होता है कि दो लोग हैं और उनका गोल एक ही है, तो उसको उसके साथ रह के दोनों को आपस में जुड़ के कार्य को करना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक स्कूटर वाला है और एक बाइक, वो ऑटोमोबाइल वाला है। तो स्कूटर वाला और कार वाला, ये दोनों मिलके इनका गोल एक ही है, तो वो आपस में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। 5वां हो गया। अब आते हैं 6ठे पे। इसका है व्यक्तिगत ही समान हित का अधीन। इसका ये है जैसे कि इसमें ये होता है कि जो भी लोग हैं इसमें अपना ये नहीं देखा जाता है कि हमारे रिश्तेदार है तो इससे ये खरीद लीजिए, मेरा भाई है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं चलता है। इसमें अपना बिजनेस के हिसाब से ही देखा जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है जो कि कच्चा माल कहीं और से खरीदेगी तो उसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो उसी को अपने भाई से खरीद रही है तो उसे महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए एक तरह से लॉस है और ये गलत भी है। अब ये 7वां है कर्मचारियों का परिवेशन। कर्मचारियों को मतलब कि सही सैलरी देनी चाहिए और टाइम से उनके रहन सहन के स्तर को उपलब्ध भी कराना चाहिए और उनकी सैलरी टाइम पे मिल जानी चाहिए। 8वां पॉइंट है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसमें ये कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को माल का क्रय करना चाहिए, कर्मचारियों को छुट्टी देनी चाहिए, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 9वां आता है सोपन श्रृंखला। सोपन श्रृंखला में ये दिखाया जाता है कि ये एक ए से लेकर जी तक का ये अलग अलग बटे होते हैं। अगर आपको किसी से ही बात करनी है तो एफ को अगर अपनी बात पी तक पहुंचानी है तो सबसे पहले वो ई को कहेगा, ई डी को कहेगा, तो इस माध्यम से ये जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली जाके पी को कहना चाहते तो सबसे पहले वो ओ को कहेगा, फिर जाके पी को पहुंचेगी। तो इसको गैंग प्रैंक भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से गलत भी होता है, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे इसका यूज़ होता है। अब गैंग समतल संपर्क तो बता ही दिया है कि क्या होता है। अब आते हैं 10वें पे, ऑर्डर। ऑर्डर से एक तरह से देखा जाए कि ऑर्डर देना, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने जहाँ से औजार उठाया उसको वहीं रखना चाहिए, जिससे कि जब भी कोई काम कर रहे हो तो ये पता रहे कि औजार कहाँ पे मिलेगा और इसे कहाँ पे रखना है, उसे ढूंढना ना पड़े। समता, इक्विटी। प्रबंधकों को अपनी अधीनता को साथ जितना संभव निष्ठुर व्यवहार करना चाहिए ताकि उनमें कार्य के प्रति संभावना बढ़ती रहे। उदाहरण जैसे कि कहा जाए कि एक दिन में 10 इकाई का माल एक जो किसान है, जो भी है कर्मचारी, एक दिन में 10 इकाई का माल तैयार कर रहा है। एक दूसरा है जो कि ज़्यादा तैयार कर रहा है, उसका मतलब कि दूसरा जो है वो रिश्तेदार है, तो दोनों में बराबरी की मजदूरी है। तो ये गलत है। जो जिस तरह का काम कर रहा है उसे उस तरह का वो प्रॉफिट देना चाहिए। कर्मचारियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी और पर्सनैलिटी। कर्मचारियों को स्थायित्व बनाना चाहिए ताकि काम को कुशलता जारी, उसमें वो काम को सही ढंग से ही करना चाहिए। इसमें आगे ये बातें नहीं करनी चाहिए, काम को लगातार करते रहना चाहिए। अब ये आता है 13वां, पहल क्षमता।
संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने और लागू करने की भी अवधारणा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों के अंदर सोच शक्ति में वृद्धि होगी, उनको निर्णय लागू कर दिया जाएगा तो वो भी मिलकर काम करेंगे। चौथा होता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना में ये है कि सबको अलग नहीं समझनी चाहिए, कर्मचारियों को भी हम करके बात करनी चाहिए, जिससे उन्हें ये लगे कि कंपनी हमारे साथ है। तो ये हो गया चैप्टर पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा। प्रबंधन के सिद्धांत का अर्थ पता लग गया है। प्रबंधन के सिद्धांत की विशेषताएं 6 हैं। प्रबंध के महत्व क्या क्या है, प्रबंध के आधारित सिद्धांत हेनरी फोर्ड द्वारा, ये 14 सिद्धांत हैं। तो आगे की वीडियो आने वाली है 2.2 वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है पद्धति। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।